पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब किस बिद रुली पातशाही भाग तीजा पन्ना नंबर 31। बस्तीवाद दे गहरे दाग। सिख कौम नूं इतिहास अंदर थोड़ी मुद्दत लई ही आज़ादी दा निग मानना नसीब हो सकिया। अंग्रेजी फौजां नाल होई आखिरी जंग 21 फरवरी 1849 विच सिख फौजां दी हार उपरंत पंजाब फरंगियां दे कब्जे हेठ चला गया सी। सिख कौम उत्ते इस हार दे फौरी सैनिक ते राजनीतिक असरां नालों दीर्घकाली मनोविग्यानक असर वधेरे तबाहकुन साबित होए। 18वीं सदी दौरान खालसा पंथ अंदर पातशाही दा जज्बा इन्ना प्रबल सी कि वह सतगुरु तो बिना होर किसी दुनियावी ताकत की अधीनगी कबूलन लई तैयार नहीं सी। खालसे की इस सिद्धांतक निष्ठा नूं रतन सिंह भंगू ने इस तरह कलमबंद किया है। खालसो होवे खुद खुदा जिम खूबी खूब खुदाए आन ना मानै आन की एक सच्चै बिन पातशाह। लगभग पौनी सदी तक मुगलों ते अफगानियों विरुद्ध जान हूलमी लड़ाई लड़न तो बाद ਸਿੰਘਾਂ ने पंजाब की सरजमीन उत्ते अपनी सत्ता का परचम लहरा के लड़ मरै जां राज करें दा अपना निश्चा सच कर दिखाया सी। परंतु 1849 विच फरंगियां दे हत्थों हार खा जाण नाल सिख कौम सामने बेहद मुश्किल ते विषादमई स्थिति पैदा हो गई सी। खालसे की विचारधारा ते विरासत भले ही उसनूं लड़न लई प्रेरित करदियां सन, परंतु हकीकत विच अंग्रेज हकूमत विरुद्ध हथियारबंद लड़ाई लड़नी सुखाली नहीं सी रही। खालसा फौज दे हार जाण ते अंग भंग हो जाण तो बाद बरतानवी हाकमां नाल आमो सामणी जंग लड़ सकन दी अमली गुंजाइश नहीं सी रही। सिखां सामणे लुकवीं छापा मार जंग दा राह ही खुला रह गया सी। पर पंजाब वर्गे पद्धरे मैदानी खेतर अंदर बरतानवी बस्तियाना हुकूमत वर्गी ताकतवर ते जथेबंद राज शक्ति के खिलाफ सफल छापा मार लड़ाई लड़न लई दो शर्तां जरूरी सन। एक सिख कौम की अंदरूनी एकता ते इकमुठता अते दूजा पंजाब की गैर सिख जनता का सरगर्म सहयोग। हकीकी हालतां दोनों ही पक्षां तो साजगार नहीं सन। सिख कौम अंदर समाजी ते राजसी मनोरथां ते निशानियां प्रति पहलियां वर्गी सांझ ते सहमति नहीं सी रही, जिवें कि पिछले कांड विच दर्शाया जा चुका है। जगीरू प्रथा दे चलदियां सिख समाज अंदर समाजिक अते आर्थिक पाड़े पैदा हो गए सन अते सिख रईसां ते रजवाड़ियां दे समाजी राजनीतिक दृष्टिकोण अंदर तकड़ा ना पक्षी बदलाव आ गया सी। उन्हां दा खालसा पंथ की शक्ति ते लड़ाकू समर्था तो विश्वास उठ गया सी अते उन्हां अंदर अपने दुनियावी स्वार्थां की पूर्ति लई वेले की हुक्मरान ताकत नाल सांझ भ्याली पा के चलण की मौका ताड़ू रुचि जोर फड़ गई सी। हकीकत विच खालसा राज के खात्मे तो पहलां ही इन्हां वर्गां दे वड्डे हिस्सिਆਂ ने अंग्रेज़ हुकूमत नाल नेड़ला राबता कायम कर लिया होया सी। इस वर्ग की गिणती भावें बहुती नहीं सी, परंतु सिख समाज अंदर इसका समाजी ते विचारधारक असर रसूख काफ़ी ज़्यादा सी। सो सिख कौम की अजिही दशा दे हुंदियां बरतानवी साम्राज वर्गी बलवान ताकत के खिलाफ लमकवी हथियारबंद लड़ाई लड़ सकना कोई सुखाली तजवीज़ नहीं सी। जिथों तक पंजाबी समाज के गैर सिख अंगां अर्थात मुसलमानां ते हिंदुआं दे तत्कालीन राजसी रवैये ते रौं की गल सी, उन्हां वल्लों सिखां दे संघर्ष की हमायत करन दीआं संभावनावां ना दे बराबर सन। इतिहास अंदर अजिहा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता जिस चों इन्हां वर्गां अंदर उस वेले पंजाब नूं विदेशी गलबे तो मुक्त कराउण दे कौमी वलवले की कंसो मिलती होवे। इन्हां वर्गां अंदर कौमी जज्बात बहुत पछड़ के ते बहुत ही वखरे रूप विच 20वीं सदी के आरंभक दहाकिਆਂ विच ही जाके प्रगट होए। इन्हां नागवार हालतां दा सिख कौम ने विचारधारक ते मनोविग्यान पद्धर ते तकड़ा ना पक्षी असर कबूलिया। सिखां ने इतिहास अंदर हारां तां पहलां भी कोई घट नहीं सी झल्लियां, पर अंग्रेज़ां दे हत्थों खालसा फौज की हार पहलियां नालों सिफती रूप विच वखरी सी। मुगलों ते अफगानियों के खिलाफ लड़दियां सिखां नूं जिन्हां पछाड़ां का सामना करना पैंदा रहा, ਉਹ आरजी सुभाਅ वालियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। सैनिक विद्या की भाषा विच जिस नूं दा पेचक हार कहा जाता है। सिंह अजिही वक्ती हार तो बाद जल्दी ही मुड़ संभल जाया करते सन ते थोड़े ही समय बाद अगले गेड़ की लड़ाई लई कमर कस्से कस लेंदे सन। इस तरह की लमकवी लड़ाई लड़दियां अखीर उन्हां दुश्मन नूं दमों कढ लिया सी। सो इस तरह खालसा पंथ की स्थापना तो लैके 1849 ईस्वी तक खालसे सामने
स्थिति अजिही बनी रही कि वह जां तां राज भाग दे लई युद्ध कर रहा हुंदा सी ते जां फिर खुद राज कर रहा हुंदा सी। उसके सामने इस नालों वखरी किसी होर स्थिति का सामना करन दी नौबत पैदा नहीं सी हुई। परंतु अंग्रेज़ां हत्थों फैसला कुन हार खा जाण तो बाद सिखां दी हालत यह बन गई सी कि वह अपना राज भी खुआ बैठे सन ਅਤੇ इस राज ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ हासिल ਕਰਨ ਲਈ जंग लड़न ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਯਮਨਾ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਚਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। महाराजा रणजीत सिंह ने फरंगियां दे इन्हां नापाक इरादियां नूं चंगी तरह ताड़ लिया सी अते उस दे मन अंदर अफगान फ्रंट वल्लों निश्चित होकर फरंगियां नाल 2 हत्थ करन दा ख्याल गेड़े कड्ढण लग पिया सी। परंतु दिल काले फरंगियां ने महाराजे की इस संभावी जंगी चाल नूं अगाऊं डक लैण दे पुख्ता इंतजाम कर रखे हुए सन। उन्होंने पहला ही सिख पंथ अंदर तकड़ी सन ला ली हुई सी। पंथ अंदर ते खुद लाहौर दरबार दे अंदर भी खालसा राज दे दोखियां दी कमी नहीं सी। भावें कि महाराजा रणजीत सिंह ने खिंडी बिखरी सिख शक्ति नूं एक जगह इकट्ठिया करके खालसे का एक मजबूत ते गठवां राज कायम कर लिया सी, परंतु सिख मिसलदारां ते रजवाड़ियां दी तकड़ी गिनती खालसे दे इस एकजुटवें राज विच शामिल होण तों नाबर हो गई सी। इन्हां विच सब तो मोहरी फूलके सन। खालसे दे कौमी काज नूं ढाह लाउणा, जिन्हां दा खानदानी पेशा बन चुका सी। फूलकियां समेत सतलुज के पूरब ते दखण बन्ने दे बहुत सारे सिख मुखिया ने महाराजा रणजीत सिंह दी वध रही शक्ति नूं डर अते साड़े दी नज़र नाल देखना शुरू कर दिता सी। अंग्रेज़ हाकमां ने इस स्थिति नूं अपने पक्ष विच वरतण विच रती उकाई ना कीती। उन्हां लाहौर दरबार नाल खार खांदे सिख हुक्मरानां नूं खालसा राज दे विरुद्ध उकसाउणा ते लामबंद करना शुरू कर दिता। डॉक्टर गंडा सिंह तत्काली राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जिवें रणजीत सिंह ने कपूरथले नाल अपनी सांझ बना लई सी, तिवें ही वह सतलुज के दखण दे पटियाला, नाभा, जींद, कैथल आदि रियासतां दे राजियां ते सरदारां नूं भी एक लड़ी विच परो के सारियां नाल एक वड्डा एक मुठ ते एक जान साझा भाईचारा बना लेना चाहुंदा सी। लम्मी नज़र निहारियां यह सौदा अंत लाहेवंदा सी, पर इन्हां रियासतां दे राजियां दे मनां विच बैठे जिन्न ने इन्हां नूं बहुत दूर दी ना सोचण दित्ती। चातुर अंग्रेज़ एशिया की खूह दे डाडे जाणू सन। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया तो मालवे के राजियां ते सरकारां नूं शह दित्ती कि वह सरकार अंग्रेज़ी की शरण लई बेनती कर। चुनाची, कैथल, जींद, पटियाला ते नाभा वालियां ने 27 मार्च सन 1808 नूं एक बेनती पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के दिल्ली विच बैठे रेजिडेंट की सेवा विच पेश किया कि असी सदा दिल्ली वालियां दे ताबेदार रहे हाँ अते जसवंत राव होलकर दे इधर आउण वेले सरकार अंग्रेज़ी की कीती सेवा चेते करा के अर्ज की कि असी अपने आप अते अपने मुल्क नूं कंपनी की झोली विच पा दिता होया है। हुण रणजीत सिंह की नज़र इधर हो गई है, इसलिए सरकार अंग्रेजी उन्होंने यह गल कह देवे कि मालवे के राजियां ते सरदारां दे संबंध सरकार अंग्रेजी नाल हो गए हैं, इसलिए होर कोई उन्हां वल नज़र ना करे। इतने नाल साडा भला हो जाएगा। असी सरकार अंग्रेजी पासों आस रखते हाँ कि लोड़ वेले साडी ते साडे देश की राखी लई 1-2 अंग्रेजी पलटना सतलुज के कंढियां तक रख दित्तियां जाणगीआं। महाराजा पटियाला के दीवान मुख मंत्री चैन सिंह ने अंग्रेज़ अधिकारियों नूं पटियाला रियासत के दिल्ली दरबार नाल दोस्ताना संबंधां दे इतिहास तो जाणू करवाउंदिआं होइआं दस्सिआ कि पिछली पूरी सदी के दौरान दिल्ली के तख्त उत्ते जिहड़ी भी ताकत विराजमान हुंदी रही सी, पटियाला रियासत ने उस नाल दोस्ती ते वफादारी निभाउण विच कदे उकाई नहीं सी कीती। इसे रीत नूं जारी रखते हुए पटियाला, नाभा, जींद, मलेरकोटला,
ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ 3 ਮਈ 1809 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਟਾਲਣਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਦਾਪੇਚਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣ ਤੇ ਦੱਖਣ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇਸ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੌਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਤੇ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੇ ਵੈਰੀ ਹੀ ਵੈਰੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 1809 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੂਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀ ਬਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰੂ ਤਬਕੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਐਬ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਫਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਤਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੌਮ ਧਰੋ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਵੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੁਰਦੀ। ਹਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਥੜਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਗਾ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇਣਾ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਮ ਉਸ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਹ ਚਾੜਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਸਮਾਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਵਫਾ ਤੇ ਕੌਮ ਧਰੋ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੋਪ
ਭਾਵੇਂ नहीं सी होए पर बेहद धुंधले जरूर पै गए सन, जिस करके उन्हां अंदर सांझे पंथक काज लई एकजुट हो जाण अते पंजाब अंदर सिखां दे सर्ब सांझे कौमी राज की स्थापना लई यतनशील होण दी थावें आपो अपणियां राजशाहियां कायम करन दी शरीका दौड़ शुरू हो गई सी। परंतु इखलाकी औगुण की इस आम सांझ के बावजूद कौमी पंथक जज्बे के लिहाज नाल सिख मिसलदारां ते सरदारां विचकार उगड़वें फर्क ते वखरेवें सन। दुनियावी स्वार्थ का अंश सबना अंदर इक्को जिहा नहीं सी। एक ओह सन जिन्हां लई निजी स्वार्थ प्रमुख सी, पंथक हित अमुख सन। उन्हां दा हर कर्म ते पैंतड़ा दुनियावी स्वार्थां तो निर्धारित हुंदा सी। उन्हां लई दोस्तियां, दुश्मनियां, राजनीतिक गठजोड़ ते वफादारियां तो लैके रिश्तेदारियां गंढण तक हर मामले विच स्वार्थ फैसला कुन भूमिका निभाउंदा सी। इस विच किसी आदर्श या सदाचारक असूल की घट ही परवाह की जाती सी। इस करके यह गल जरूरी नहीं सी कि पंथ का दुश्मन उन्हां दा भी दुश्मन हुंदा। पंथ का मुख दुश्मन उन्हां दा अव्वल दर्जे का दोस्त हो सकता सी। पंथ की हानि उन्हां दा व्यक्तिगत लाभ हो सकता सी। पंथ की हेठी उन्हां दी व्यक्तिगत वडियाई बन सकती सी। सब तो सिरे की गल यह कि पंथ की गुलामी उन्हां लई दुनियावी तरक्की, माया, चौधर ते रुतबे आदि का सबब बन सकती सी। प्रतख तौर पर पंथ अंदर इस स्वार्थ मुखी धारा के मोढी फूलके सन, जिन्हां ने हमेशा ही पंथ नालों अपने जातिगत मुफाद मूहरे रखे अते इतिहास के अलग-अलग पड़ावां ते वेले दीआं सिख दुश्मन ताकतां, पहला मुगलों, फिर दुरानियां, उस तो बाद फरंगियां ते अखीर विच हिंदुआं नाल उस वेले दोस्तियां ते मुलाजे पाले जद खालसा पंथ इन्हां ताकतां नाल जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा हुंदा सी। कौम विच यह लाग सहजे सहजे पंथ के सारे बदन अंदर फैल गई अते अपना तबाहकुन असर दिखाउण लग पई। माझा खेतर के सिख मुखियां ते सरदारां दे एक वर्ग ने अपनियां सबना सिद्धांतक त्रुटियां ते इखलाकी कमजोरियां के बावजूद पंथ धरोह की इस धारा नालों एक निश्चित निखेड़ा ते फासला बनाई रखिया। ਉਹ ਸਿੰਘ आदर्श नालों लांभे हट के दुनियावी स्वार्थ अधीन एक दूजे नाल लड़ते ते झगड़ते जरूर रहे अते एक दूजे नाल धक्का ते छल फरेब भी करते रहे। परंतु जदों ही पंथ नूं किसी बाहरी दुश्मन तो साझा खतरा दिखाई दिता तो वह आपसी वैर विरोधां नूं थाई छड्ड के इस ते टाकरे लई एकजुट हो जाते सन। जिवें कि अहमद शाह अब्दाली दे पोतरे शाहजमान दे हमलियां वेले माझा खेतर के सारे सिख मुखी आपसी विरोधां ते वखरेवियां के बावजूद एकमुठ हो जाते रहे। बाहरी दुश्मन के खिलाफ उन्होंने एकमुठ करने वाली प्रेरक शक्ति कोई होर नहीं, पंथक प्यार अथवा कौम परस्ती का पंथक जज्बा ही सी। यह जज्बा उन्हां दे दुनियादारी स्वार्थ नूं लगाम दिंदा सी। उन्हां दियां दुनियावी लालसावां दे दुआले एक लक्ष्मण रेखा का आकार वाउंदा सी, जिस दी उलंघना का मतलब पंथ धरोइयां की कतार विच शामिल हो जाना हुंदा सी। पंथ प्यारिਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ आत्म हत्या ਦੇ ਤੁਲ ਸੀ। इस करके उदों भी जदों मिसलदारी दौर के जौबन मौके खालसे का अमल बहुता सिख आदर्शों के अनुसार नहीं सी रहा ते उस अंदर वड्डियां इखलाकी कमजोरियां घर कर गईयां सन। खालसा पंथ के तकड़े हिस्सिਆਂ ने अपने सच्चे पातशाह तो बिना होर किसी दी ईन ना मनण दा हठ पूरी दृढ़ता नाल पुगाया। आपसी कलेश ते बिखराव के बावजूद उन्हां काफ़ी अरसे तक किसी बाहरी शक्ति नूं सिख कौम की प्रभुता उत्ते धाड़ा मारन की इजाजत नहीं सी दित्ती। इस दी तुलना विच जिस वेले शाहजमान पंजाब उत्ते हमले दीयां तैयारियां जुटा रहा सी तां पटियाला रियासत के राजा साहिब सिंह ने दुरानी दा एकमुठ होकर टाकरा करन दी महाराजा रणजीत सिंह की तजवीज़ अते अपील नूं ठुकरा के अपने एक एलची नूं उचेचा पेशावर भेजिया अते शाहजमान अगे अपनियां सेवावां हाज़र कीतियां। सतलुज के उत्तर पश्चिम बन्ने दियां सिख ताकतां ने जेकर फूलकियां नालों यह सिद्धांतक निखेड़ा ना किया हुंदा अते इस उत्ते पूरी साबित कदमी नाल पहरा ना दिता हुंदा तां सिख कौम की उसारी के अमल नूं यकीनन ही होर भी वड्डी ढाह लग गई हुंदी अते सिख इतिहास का हुलिया होर दा होर हुंदा। 18वीं सदी के आखिरी सालों में जाके खालसे के इस कौमी जज्बे ने अपनी ढलदी अवस्था के प्रभाव देने शुरू कर दिते सन। 1787 ते 1790 विच क्रमवार अंबाजी इंगले ते राणे खान के हमलियां मौके सिख सरदार बाहरी दुश्मनों नूं रल के सांझी टक्कर ना दे सके, जिस सदका उन्होंने हार ते नमोशी झलनी पई। मिसलां ते महाराजा यह गल असी पहला ही साफ कर आए हाँ कि महाराजा रणजीत सिंह ने राजतंत्र का जो स्वरूप ते ढांचा खड़ा किया वह खालसे की जमहूरी ते गणराजी स्पिरिट के अनुकूल नहीं सी, पर यह सिद्धांतक कुराहा महाराजे की देन नहीं सी। यह उसनूं विरासत विच ही मिलिया सी।
महाराजा रणजीत सिंह खालसा पंथ अंदर प्रगट होए इन्हां पतनशील रुझानां दा जन्मदाता नहीं सी, सगों ਉਹ खुद इस पतनशील स्थिति की पैदावार सी। इस करके उस द्वारा इस निगार ग्रसी स्थिति के ना पक्षी प्रभाव ग्रहण कर लेने कोई गैर सुभाविक नहीं समझे जाने चाहिए। हाँ, जेकर उसने इस पतनशील स्थिति के नावाची असरां तो सुरखरू होण ਅਤੇ इस निषेध विरासत नालों तिखा तोड़ विछोड़ा करदियां होइयां किसी नरोई परंपरा का मुੱਢ ਬੰਨਣ की असाधारण प्रतिभा दिखाई हुंदी तां इतिहास अंदर उसने यकीनी तौर पर महामानव का रुतबा ग्रहण कर लिया हुंदा। पर अफसोस कि कुदरत ने शेरे पंजाब नूं यह कमाल हासिल कर लैण दा वार अते बल नहीं सी बख्शिया होया। इत्थे यह गल मन के तुरना चाहिए है कि अपनी अंग बनतर ते सार्थिकता के लिहाज नाल सिख मिसलां इतिहास का एक आरजी वरतारा ही सन। इन्हां ने सदीवी तौर पर कायम नहीं सी रहना। यह एक विशेष इतिहासक स्थिति की पैदावार सन अते इतिहास की गति हथों इन्हां दे वजूद का किसी न किसी रूप विच खात्मा अटल सी। 18वीं सदी के आखिरी दौर में जाके जद बरतानवी साम्राज भारत अंदर एक बलवान ताकत बन के उभर आया सी, सिख ताकत का इस कदर बिखरिया होया स्वरूप उसका टाकरा करन दी योग्यता नहीं सी रखदा। इस स्थिति के सन्मुख सिख सत्ता की सलामती लई अपने इस खिलारे नूं समेटना अते इस नूं एक बजवें ते मजबूत राज की सूरत मुहैया करनी बेहद जरूरी बन गई सी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी अलोकारी राजसी अंतरदृष्टि ते असाधारण सैनिक काबलियत नाल सिख कौम की यह इतिहासक लोड़ ते सद्दर साकार कर दिती सी। सिख कौम की सद्दर साकारता हो गई सी, परंतु इस विच वड्डा काण रह गया सी। सिखां दे वतन का काफ़ी सारा खेतर, पूरा मालवा ते बिस्त दुआब का तकड़ा हिस्सा खालसा राज तो बाहर रह गया सी। इन्हां खेतरां दे सिख हुक्मरानां ने खालसा राज का अंग बनन दी थावें इस राज उत्ते ललचावी नज़र टिकाई बैठी सत्त बगानी साम्राजी ताकत की अधीनगी कबूल कर लैनी बेहतर समझी सी। अपने जमाने के प्रचलित दस्तूर अनुसार महाराजा रणजीत सिंह ने राजतंत्र का सम्राट शाही ढांचा जरूर अपनाया, पर उसने रवायती सम्राटां वाले बहुत सारे दस्तूर त्याग के खालसे की जमहूरी तबीयत ते कौमी स्पिरिट नूं रूपमान करदियां कुछ नियारियां रीतां चालू कीतियां, जिवें कि एक पुरख शाही की प्रचलित मर्यादा नालों एकदम लांभे जाके उसने अपनी हुकूमत नूं सरकारे खालसा जी के नाम नाल निवाजिया। होरनां राजां नालों सरकारी चिट्ठी पत्र खालसे दे नाम नाल कीता। उसने प्रचलित शाही रीत का त्याग करते हुए अपने आप नूं कोई भी चढ़ो खत करदा खिताब बख्शण तो संकोच किया ते केवल सरकार दे सादा नाम नाल ही सदवाया। ना वो किसी उचेचे शाही तख्त उत्ते बैठा ते ना कदे उसने अपने सिर उत्ते शाही मुकुट सजाया। अपने नाव का सिक्का जारी करन दी थावें उसने राज दे मूल भूत सिक्के नूं नानक शाही सिक्के का पावन नाव दिता अते इस तरह राज भाग नूं सतगुरां दी बख्शिश मन के चलन दी खालसा रीत विच पूर्ण निष्ठा प्रगटाई। अपने नाव रणजीत विच उसनूं जे कोई वडियाई नज़र आउंदी सी तां बस यह कि दशमेश पिता दे इस रणजीत नगारे की धमक संसार अंदर खालसा जी के बोलबाले का संदेश पहुँचाउंदी सी। उसने अपने सबना प्रमुख किलियां दे नाम गुरुआं दे पवित्र नामां उत्ते रखे। गुरु साहिबान प्रति अथाह प्यार ते शरधा चों महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हां दी पावन याद विच अनेकां गुरधाम उसारे। गुरु साहिबान दे जीवन कर्म नाल जुड़ियां मुबारक थावां नूं लभ के इतिहास दे इन्हां पावन निशानां नूं सदीवी काल लई सांभ के रखण वास्ते जगह जगह आलीशान यादगारां उसारियां ते योग सांभ संभाल लई इन्हां दे नाम भारी जगीरां लवाईयां। सरकारी फौजां दे सबना वर्गां अंदर दसम पातशाह द्वारा खालसे नूं बख्शी गुरफतेह दी इकसार मर्यादा लागू की। शेरे पंजाब द्वारा लड़ी गई हर जंग अते उसकी हर जित दे पिछे धार्मिक जोशो खरोश के रूप में प्रगट होया खालसे का कौमी वलवला काम करता सी। सब नालों आखिरी गल यह कि उसने एक मजबूत ते विशाल राज कायम करके सिख कौम के माण ते वडियाई विच वाधा किया ते इस दे गौरवशाली विरसे नूं होर चार चन्न लाए। उसने जोरावर दुश्मनां उत्ते उपरों थल्ली भारी जित्तां हासिल करके खालसे दे अजित होण दी मिथ नूं पक्किया कर दिता। उस वेले भी जदों शेरे पंजाब नूं गुजरियां 10 वरे बीत चुके सन ते आपसी बेवसाइयां विश्वासघातां ते साजिशां दे विषाणुआं ने खालसा राज की देही नूं अंदरों जर्जरा कर दिता होया सी। खालसा फौजां ने अंग्रेज़ां दे विरुद्ध जंगां अंदर अपने महाराजा साहिब की समाधि उत्ते खाधी कसम की लाज जिन्नी तीबर शरधा ते निश्चा नाल पाली, उस तो सिख फौजां अंदर रणजीत सिंह प्रति प्यार ते वफा दे जज्बे का साफ अनुमान लाया जा सकता है।
ਇਹ ਵਫਾ ਖਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਵਰਨਟੀ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਝੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਤੇ ਖੁਸਦੀ ਜਾਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੌਜ ਇੰਨੇ ਸਦਕ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜੇਤੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵੀਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਡੱਠੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰਲੱਥ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ੈਦਾਈਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂਨੀ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੋ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੜ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਲਟਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੁਹਿਰਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੱਦ ਤੋੜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਪੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਹੀ ਕਮਾਂਡਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ 3000 ਫੌਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਫੌਜ 40,000 ਪਿਆਦਾ ਤੇ 16,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 22 ਸਿਪਾਹੀ ਹਲਾਕ ਤੇ ਮਸੀਂ 50 ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਵਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ 2000 ਸਿਪਾਹੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 66 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਸੱਦਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਉਚੇਚੀ ਸੈਨਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਚੇਲੀਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਜੋਸਫ ਥਾਕਵੇਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ 3 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਮਿਸਟਰ ਕਾਏ ਥਾਕਵੇਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਗਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰਵ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਵੀਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ।
ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ युद्ध की जित दीयां निशानियां झंडे जो अंग्रेज़ां कोल सन ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ। इस लड़ाई के समाचार सुन के वलायत विच कुरलाहट मच गया सी, जिस करके इस लड़ाई के मुख सैनापति लॉर्ड गफ की तुरंत छुट्टी कर दी गई सी। उपरोक्त तत्थां ते वेरविਆਂ ਤੋਂ खालसा फौज की जुझारू स्पिरिट का साफ अनुमान लाया जा सकता है। इस स्पिरिट पिछे बिना शक सिख विचारधारा ते जुझारू परंपरा का वड्डा हथ सी, पर नाल ही इस चों महाराजा रणजीत सिंह की शख्सियत अते सिख राज के खासे की विलक्षणता भी रूपमान होंदी है। इस विलक्षणता का संबंध कौमीयत के लक्षण नाल जुड़िया होया है। जिवें कि पिछे दर्शाया जा चुका है, महाराजा रणजीत सिंह साम्राट हुंदा होया भी आम सम्राटां वर्गा नहीं सी अते एक पुरख शाही ढांचे के बावजूद उसका राज रवायती एक पुरखा राजां नालों बहुत ही भिन्न सी। यही कारण सी कि टीपू ते सिराज उद दौला दीयां फौजां अंदर अपने राजा की रखिया लई उस तरह का जोश ते कौमी वलवला पैदा नहीं सी हो सकिया जो कि खालसा फौजां अंदर निवेकले रूप विच प्रगट होया सी। गुजरात की जंग हार जाण तो बाद सिख फौजां वल्लों अंग्रेज़ जरनैलों के सामने अपने हथियार रख देण दे दिल चीरवें दृश्य चों खालसा फौजां की कौमी वेदना की प्रतੱਖ झलक मिल जाती है। सिख फौजां कोल जद लड़ाई लड़न का कोई भी वसीला ना रहा तां उन्हां ने जनरल गिलबर्ट के सामने हथियार रख दिते। जनरल गिलबर्ट के सज्जे पासे खलो के राजा शेर सिंह ने यह कहिंदियां होइयां तलवार रखी, अंग्रेज़ां दे अनेकां जुल्मां दे कारण असां यह युद्ध कीता है। अपने देश की रखिया वास्ते असीं हुंदे ताण लड़े हाँ। हुण असीं इस मंदहाली विच फस गए हाँ कि साडी सेना दे सूरमे मैदान विच शहीदी दी सेज उत्ते सदा वास्ते सौ गए हन। साडियां तोपां ते होर हथियार साडे हत्थों निकल चुके हैं। इस वेले असीं तंग आके आत्म समर्पण करते हाँ। असां जो कुछ किया है उस बदले सानू कोई पछतावा नहीं। जो कुछ असां हुण किया है बल होण ते भलके भी उही करांगे। इस तरह एक एक सिपाही अगे आउंदा ते गिलबर्ट दे सामने तलवार रख दिंदा। उस वेले उसदीयां अखां विचों अरमान वहिंदे दिसदे। यों जापदा जिवें ओहदे कोलों प्राणां नालों भी प्यारी कोई चीज़ खोही जा रही हुंदी है। कई सिपाही उच्ची उच्ची धाहां मारदे ते आखदे अज महाराजा रणजीत सिंह मर गया है। यह दृश्य देख के दिल पाटदा सी। सब ने हथियार रख दिते। केवल दो सिखां भाई महाराज सिंह ते करनल रछपाल सिंह ने अपने हथियार नहीं रखे। अंग्रेज़ जरनैल ने इन्हां सिख सिपाहियां नूं कुछ रुपए देने चाहे, पर इन्हां अणखी बंदियां विचों किसे एक ने भी रुपए लैणे प्रवान ना कीते। ऊण ताइयां ते भ्रांतियां उपर दर्शाए हाँ दरू पक्षां के बावजूद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा उसारे गए राज नूं सिखां दे आदर्शक राज का दर्जा नहीं दिता जा सकता। सिख सिद्धांतां ते आदर्शां दे नुकता नज़र तो देखिया यह राज कुछ बहुत ही अहम नुकसां ते ऊणताइयां नाल ग्रहणिया होया सी। आला सिंह की तरह ही महाराजा रणजीत सिंह ने भी प्रचलित जगीरू आर्थिक ढांचे अंदर कोई भी बुनियादी रद्दो बदल नहीं सी कीता। जगीरदारी नाल मुकम्मल समझौता कर लेना उसकी वड्डी सिद्धांतक धड़कन सी। उसने दसम पातशाह नाल कोझी दुश्मनी पगाउण वाले पहाड़ी राजियां नूं उसकी अधीनगी कबूल कर लैण उपरंत साफ माफ़ कर दिता सी। उन्हां नूं उवें जिवें अपने सके अंग बना लिया सी। उसने समाजी ते राजकी खेतर अंदर मुगलों वाले बहुत सारे जगीरू अमल ते दस्तूर ज्यों दी त्यों चलते रहन दिते सन। जातिगत आचरण अंदर उसने ब्राह्मणवादी अमलों का बहुत ही करूप प्रभाव कबूल कर लिया सी। वह पंडितां जोशियां दे गूढ़े प्रभाव हेठ आ गया सी। 1805 ईस्वी विच उसका शाही लश्कर समेत हरिद्वार कुंभ के मेले उत्ते जाना अते पूर्ण शरधा दे नाल हिंदू रस्मां अदा करनियां सिੱਖੀ जीवन तो उसकी थिड़कन का सब तो कोझा दृष्टांत कहा जा सकता है। इन्हां भरातियां ने निश्चय ही सिख काज नूं गहरा नुकसान पहुँचाया, पर सिख राज की बर्बादी के नुकता नज़र तो देखिया महाराजा रणजीत सिंह कोलों जो सब नालों बज्जर भुल हुई वह यह सी कि उसने राज भाग का नीति संचालन करन वाले शाही दरबार वजारती मंडली की चोण करन वेले कौम प्रस्ती के मुढ़ले सबक नूं ही मनो भुला दिता सी। आओ देखिए किवें। रवायती तर्ज दे जगीरू एक पुरखा राज अंदर युद्ध नीतिक अहमियत वाले अहुदियां लई व्यक्तियां दी चोण जां नियुक्ति के मामले विच विचारधारा नालों जातिगत भावनावां यानी कि समकाली हुक्मरान रूलिंग अथॉरिटी प्रति शरधा भाव ते वफादारी वर्गे जातिगत लक्षणां नूं प्रमुख रखिया जाता है।
इस दे मुकाबले कौमी राजतंत्र विच जातिगत भावनावां नालों विचारधारा अर्थात कौमी काज नाल प्रतिबद्धता ते वफादारी नूं वधेरे अहमियत दित्ती जाती है। महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे मुढ़ले सालां दौरान लाहौर दे शाही दरबार अंदर अजिहे सिख सरदारां दा बोलबाला सी जो संघर्ष की कुठाली चों ढले हुए सन अते जिन्हां नूं उन्हां दी काबलियत ते कुर्बानियां सदका खालसा पंथ अंदर चोखा मान सत्कार हासिल सी। इन्हां सरदारां अंदर कौमी पंथक जज्बा कुट-कुट के भरिया होया सी अते ओह किसी भी मसले ते महाराजे नूं अपनी निझक राय देण दी खलाकी जुरत रखदे सन। इन्हां सरदारां चों सरदार मित सिंह पधाणिया, सरदार अतर सिंह धारी, सरदार हुकम सिंह टारीवाला दे नाम खास तौर ते वर्णनयोग हैं। परंतु समा पैण नाल बजुर्गी नूं पहुंचे उपरोक्त सिख सरदार आपो अपनी औध भोग के इस संसार नूं अलविदा कह गए। उन्हां दी जगह जेकर उन्हां वर्गे ही प्रतिबद्ध सिख सरदारां ने लै लई हुंदी तां लाहौर दरबार दे खालसाई चरित्र नूं कोई वड्डी आंच नहीं सी आउणी, परंतु अजिहा नहीं होया। इन्हां सिख सरदारां दी जगह हौली हौली अजिहे व्यक्तियां ने मान लई जिन्हां दा पंथक काज नाल कोई गूढ़ा सरोकार नहीं सी अते जिन्हां विचों ज़्यादातर तां सिख भी नहीं सन। उन्हां चों कुछ जम्मू दे डोगरे राजपूत सन जिवें कि राजा गुलाब सिंह, वजीर ध्यान सिंह ते उसदा पुत्तर राजा हीरा सिंह। कुछ यूपी दे ब्राह्मण सन जिवें कि जमादार खुशहाल सिंह, उसदा भरा राम सिंह, इन्हां दा भतीजा तेजा सिंह, राजा साहिब दयाल, राजा रुलिया राम, मिसर दीवान चंद, मिसर बेली राम ते उसदे 4 भरा अते दीवान अयोध्या प्रसाद आदि आदि। कुछ कश्मीरी ब्राह्मण सन जिस तरह दीवान गंगा राम ते उसदा ही भतीजा राजा दीनानाथ। कुछ पंजाबी हिंदू खत्तरी सन जिवें दीवान मोहकम चंद, उसका पुत्र दीवान मोती राम ते पोतरा राम दयाल, दीवान सावन मल आदि। एक पंजाबी ब्राह्मण सी लाल सिंह जो जिला जेलम दे एक पेंडू ब्राह्मण दुकानदार दा पुत्र सी अते लाल चंद तो लाल सिंह बनिया सी। कुछ पंजाबी मुसलमान सन फकीर अजीजुद्दीन, उसदे ही 2 होर भरा फकीर नूरोद्दीन ते फकीर इमामुद्दीन, काजी निज़ामुद्दीन, मुफ्ती मुहम्मद शाह, इमाम बख्श ते सुल्तान मुहम्मद आदि आदि। अते कुछ यूरोप दे देशां तो सन जिवें कि जनरल वेंचूरा, अवीता व्हील, अलाद ते कोट आदि। एक अंदाजे मुताबक महाराजा रणजीत सिंह दे राज अंदर ईसाई मत नाल संबंधित अधिकारियों की कुल संख्या 60 के करीब सी, जबकि मुसलमान अधिकारियों की संख्या इस तो भी किते ज़्यादा सी। उन्हां कोल 2 महत्वपूर्ण वजारती अहुदियां, विदेशी मामले ते गृह महकमा तो इलावा फौज, पुलिस, न्याय ते कानून के महकमे अंदर चौखी गिणती विच उच्चियां पदवियां सन। फौज अंदर 2 जरनैलां ते काफ़ी सारे करनलां समेत 41 के करीब मुसलमान अफसर सन। पुलिस, न्याय ते कानून के महकमे अंदर घट्टो घट्ट 92 उच्चियां पदवियां मुसलमानां दे कोल सन। इस तरह अखीर तक पहुँचदियां लाहौर दरबार अंदर सिख सरदारां की हैसियत सुंगड़ के निगूणी रह गई सी। उन्हां नूं सिर्फ फौज तक सीमित कर दिता गया सी। सो जिस वर्ग की बहादरी ते कुर्बानियां दे सिर ते सिख राज होंद विच आया सी उसनूं राजकी ढांचे अंदर अहम पोजीशनां तो लांभे कर दिता गया सी। इस नाल सिख सरदारां दे मनां अंदर रंजश पैदा होनी सुभाविक सी। इस तरह के दोषपूर्ण आधार ते सिरजे शाही दरबार अंदर आपसी हितां ते मनोरथां की सांझ पैदा हो सकनी मुश्किल सी। अलग अलग धार्मिक ते नस्ली सभ्याचारक पिछोकड़ वाले व्यक्तियों विचकार आपसी एकता का कोई आधार सिद्धांतक जां भावात्मक नहीं सी। असी पिछले कांड विच देख चुके हाँ कि इक्को ही सांझे धर्म नूं मनण वाले खालसे अंदर जदों विचारां ते आदर्शां की सांझ नहीं सी रही तां दुनियावी चेष्टा ने किस तरह उन्हां नूं एक दूजे दे लहू दे तिहाए बना दिता सी। शाही दरबार के ज़्यादातर मैंबर किसी सांझे धार्मिक जां कौमी जज्बे तो प्रेरित होने की थावें आपो अपने निजी लाभां ते मनोरथां तो प्रेरित सन। इस करके उन्हां नूं राज ते इस दे लोकां दी सुरक्षा नाल कोई सुहिरद सरोकार नहीं सी। यूपी के ब्राह्मणों ते जम्मू के डोगरियां दा निजी मनोरथां तो इलावा लाहौर दरबार नाल होर की लगाव हो सकता सी। जिन्ना चिर महाराजा जिउंदा रहा उन्ना चिर लाहौर दरबार अंदर रस्मी ते बनावटी एकता बनी रही, पर महाराजे दे अखां मीटण दी देर सी कि उस दुआले जुड़े इन्हां लोभी तत्तां ने आपो अपने हिस्से का मास नोचना शुरू कर दिता।
खास करके डोगरिਆਂ ਤੇ ਮਿਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਖੋਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। शाही दरबार की अंग बनतर अंदर यह नामुखी तब्दीली महाराजे तो चोरी छुपे जां उस तो विहर के नहीं सी आई। यह वरतारा उसकी मर्जी ते सुचेत नीति मुताबक ही वापरिया सी। इतिहास अंदर महाराजे के इस कर्म नूं पुज के सलाया भी गया है ते रज के भंडिया भी गया है। प्रशंसकां ते निंदकां विचकार निखेड़े का नुकता सिख कौम परस्ती है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦਾਰਦਿਲੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬੇਹੱਦ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਥੜਕਣ ਅਤੇ ਬੱਜਰ ਭੁੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਲਈ ਸਗੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੋਲ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਭਲੇ ਹੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਪੂਰਬੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੇਦੀਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਗਦਾਰੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨਿਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਧਰੋਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੁੰਸ ਪਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੂਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੰਗ 1845 ਤੋਂ 46 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਛਛਰੋਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਲੋਭੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਤਾਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਮਦਦ ਲਈ ਬੋਲ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। 13 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ ਧਰੋਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜੁਮਾ ਓਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਤੇ ਨਾਭਾ, ਲਾਡਵਾ, ਮਲੌਦ, ਥਾਨੇਸਰ, ਰੋਪੜ, ਖੇੜੀ, ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ, ਆਲੋਵਾਲ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਤੇ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਲਾਡਵਾ ਤੇ ਆਲੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ 1/4 ਭਾਗ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ 49,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੜਾ ਖਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੋਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 1848 ਤੋਂ 49 ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਫਰੇਬ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗੱਦਾਰ ਗੰਢ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥ ਧਰੋਹੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ बेहद मायूस करने वाली है कि जिथे डोगरियां ते पूरबियां की गद्दारी का तत्थ ठीक तौर पर ही सिख कौम के बच्चे की जुबान उत्ते चढ़िया होया सी, उत्थे फूलकियां दे इस धरोह नूं सिख पंथ द्वारा उक्का ही वसार दिता ते जां बख्श दिता गया है। कुछ भी होवे, इतिहास के इस तिरस्कार भरे तत्थ नूं इस कदर अणगौलिया कर देण दे नतीजे हानिकारक साबित होए हन। इस नाल सिख चेतना अंदर सिख कौम प्रस्ती का संकल्प ते जज्बा बेहद धुंधला पै गया है अते सिख जगत अंदर पंथक बेवफाई दे कर्मां नूं सहण ते माफ़ कर देण दा कौम घातक रुझान प्रफुल्लित हो गया है। 1857 का राज रौला ते सिख राज नूं खसिया अजे बहुती देर नहीं सी हुई जदों 1857 ईस्वी विच भारत अंदर अंग्रेज़ां दे गलबे विरुद्ध जोरदार विद्रोह उठ खड़ा होया सी, जिस नाल उत्तरी ते मध्य भारत अंदर अंग्रेज़ां दा समुच्चा प्रबंधकी ढांचा बुरी तरह लड़खड़ा गया सी। जेकर सिख चेतना नूं पिछे बयानी मार ना वजी हुंदी तां सिख कौम सामने अपने खुसे राज नूं अंग्रेज़ां कोलों मुड़ हथियाउण दा एक बेहद सुनहरी मौका पैदा हो गया सी, पर अपनी म्यादी कमज़ोरी की वजह करके सिख कौम इस मौके का ढुकवां फायदा ना उठा सकी। सिख पंथ अंदर कौमी चेतना की घाट इसका सब नालों प्रमुख कारण बनिया। दूजा, उस वेले सिख पंथ अंदर अजिहा कोई भी गतिशील आगू नहीं सी जो सिख कौम नूं इस कारज लई लामबंद कर सकदा। 1849 विच पंजाब उत्ते कब्जा जमा लैण तो बाद बस्तीवादी हाकमां ने अंग्रेज़ विरोधी विचार ते जज्बात रखण वाले सिख वर्गां नूं वैशी जबर ते होरनां उपावां नाल इस कदर प्रभावहीन करके रख दिता सी कि ओह फौरी तौर ते कोई वड्डा विरोध लामबंद कर सकण दे समर्थ नहीं सी रहे। इतिहास अंदर कुछ थावां उत्ते सिखां दे छोटे छोटे ग्रुपां वल्लों बगावत के यत्नां दीआं कुछ रिपोर्टां का जिक्र मिलता है। रोपड़ विखे एक सैनिक टुकड़ी ने सरदार मोहर सिंह की अगवाई हेठ खालसे का केसरी निशान लहरा के बगावत का ऐलान कर दिता सी। बाद विच सरदार मोहर सिंह नूं उसदे 5 साथियों समेत अंबाला लिजा के खुले मैदान फांसी दे दी गई। नालागढ़ विच भी सिखां वल्लों बगावत की एक अजिही ही असफल कोशिश की गई सी। 3 जून 1857 नूं 37वीं देसी पैदल फौज की एक बटालीयन, जिस विच ज़्यादातर लुधियाना जिले के सिख सन, ने बनारस विखे बगावत का झंडा बुलंद कर दिता सी। इन्हां बागियां चों बहुत सारियां नूं कतल कर दिता जां फांसी ते लटका दिता गया सी। 400 के करीब सिख सिपाही हथियारां सने लखनऊ तो बरेली पहुँच गए सन, जिन्हां नूं बड़ी मुश्किल नाल काबू किया जा सकिया सी। झांसी की 12वीं रैजीमेंट के 21 ਸਿੰਘਾਂ नूं गोलियां नाल उड़ा दिता गया सी। मध्य प्रदेश की मऊ फौजी छाउणी चों 80 सिख सैनिकां नूं आगरा जेल दे विच कोठड़ियां विच बंद कर दिता गया सी। अंग्रेज़ फौज दीआं उस वेले दीआं खूफिया रिपोर्टां तो यह गल साफ रूप विच उगड़ के सामने आउंदी है कि अंग्रेज़ अधिकारी फौज अंदर सिखां दी वध रही बेचैनी तो डाढे फिक्रमंद हो गए सन अते उन्होंने फौज अंदरले सिखां उत्ते ताड़वी नज़र रखनी शुरू कर दी हुई सी। सिख समाज अंदरले सारे अणखी वर्गां खास करके भाई बीर सिंह नौरंगावादी अते भाई महाराज सिंह के डेरियां दे सेवकां उत्ते करड़ी निगरानी रखी गई सी। भाई महाराज सिंह के उत्तराधिकारी छोटे भाई महाराज सिंह नूं अमृतसर के एक पिंड विच धार्मिक भाषण दिंदे हुए गिरफ्तार कर लिया गया सी। बाबा बिक्रम सिंह बेदी नूं घर अंदर नज़रबंद कर दिता गया सी अते उस उत्ते 6 महीनों लई घोड़े ते चढ़न की पाबंदी ला दी गई सी। उधर नेपाल विच जलावतनी का संताप हंडा रही महाराणी जिंद कौर ने इस मौके का लाभ उठाउण दीआं भरपूर कोशिशां कीतियां सन। नेपाल तो उसने अपने कुछ नेड़ले विश्वास पात्रां दे हत्थ अपनी साबका परजा लई उचेचे संदेश भेजे सन, जिन्हां विच दिल फरेब फरंगियां दे खिलाफ विद्रोह कर देण दी जज्बात गुद्दी अपील की गई सी। अंग्रेज़ सरकार के खुफिया महकमे दीआं रिपोर्टां अनुसार सरदार चेत सिंह नां दे मशहूर बागी ने इस सारे अरसे दौरान बहुत ही उभरवीं राजनीतिक भूमिका निभाई सी। उसने ना सिर्फ महाराणी की बनारस के किले चों भज निकलण विच मदद की सी, सगों राज रौले दौरान नेपाल अंदर महाराणी नाल लगातार नेड़ला राबता बनाई रखिया सी अते विद्रोह लामबंद करन दे मंतव नाल उसने पंजाब अंदर कई खुफिया गेड़े मारे सन। अंग्रेज़ सरकार नूं जद महाराणी दीआं इन्हां बागी सरगर्मियां की सूह मिली तो उसने पंजाब भर अंदर गिरफ्तारियां ते सजावां की एक व्यापक मुहिम आरंभ दी सी। पंजाब अंदर बेहद भारी गिनती च फौज तैनात कर दी गई सी। बंगाल आर्मी के गोरे सैक्शन की 60% नफरी इकल्ले पंजाब अंदर लामबंद की गई सी।
अंग्रेज़ विरोधी बगावत के इन्हां यत्नां नूं सिख जगत अंदरों बहुता उत्साही हुंगारा ना मिलण दा एक अहम कारण यह भी सी कि अंग्रेज़ां नूं कढ के भारत अंदर मुगल बादशाहत बहाल करन दा टीचा सिखां दे मनां अंदर धू नहीं सी पाउंदा। इस विद्रोह दीआं संचालक शक्तियां दा पूरबई रंग एक होर वाधू तत्त सी जिसने अंग्रेज़ी विरोध भावनावां रखण वाले सिख वर्गां अंदर इस विद्रोह प्रति उदासीनता दा भाव पैदा कर दिता सी, क्योंकि अजे थोड़े साल पहलां ही इन्हां पूरबियां ने सिख राज दी बर्बादी विच अंग्रेज़ां दा पूरा हत्थ वटाया सी। ਜਿਹੜੀਆਂ देसी ਰਜਿਮੈਂਟਾਂ विद्रोह विच सब नालों ਪਹਿਲਾਂ शामिल होईयां सी उन्हां विचों दूजी ग्रेनेडियर ਅਤੇ 43ਵੀਂ ਤੇ 70ਵੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ने सिखां विरुद्ध लड़ाइयां विच सरगर्म भूमिका निभाई सी। जित तो बाद इन्हां पूरबियां ने सिखां नाल बहुत ही घिनौना वरताव कीता सी, जिस नाल सिखां दे मनां अंदर पूरबियां दे खिलाफ भी उस तरह दी ही कुड़त्तन पैदा हो गई सी जिस तरह दी अंग्रेज़ां दे खिलाफ सी। इस दे नाल ही इस इतिहासक तत्थ ਅਤੇ सच ਨੂੰ भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि उस वेले तक अजे सिखां दे किसी भी वर्ग ਨੂੰ भारती देश भगती की लाग नहीं सी लगी। खालसा अपने जन्म वेले तो ही दिल्ली दरबार मुगल बादशाहत के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़दा आ रहा सी, जिस करके सिखां दे मन मस्तक अंदर दिल्ली दरबार बदी का चिन्ह बन के उभर आया सी। उदों सिख अजे पंजाब तो बिना किसी होर भूखंड नूं अपनी देश भूमि तसव्वर नहीं सी करन लगे। पंजाब तो वध के समुचे भारत वर्ष नूं अपनी देश भूमि समझण दा विपर संस्कारी विकार सिख चेतना अंदर काफ़ी पछड़ के पैदा होया, जिस बारे चर्चा अगले कांड विच कीती जावेगी। सो इस रोशनी विच देखिया सिखां दे किसी भी वर्ग द्वारा 1857 विच विद्रोह दीआं संचालक ताकतां नाल सांझ हमदर्दी दिखाउण दा कोई भी राजनीतिक जां भावात्मक कारण मौजूद नहीं सी। सिख कौम प्रस्ती के नज़रिए तो सिखा लई इक्को एक दुरुस्त राह यह बनता सी कि वह इस राज रौले का फायदा उठा के अंग्रेज़ों वालों उन्हां दा धक्के ते धोखे नाल खोया राज मुड़ हथियाउण लई हंबला मार दे, परंतु उपर दर्शाए विचारधारक राजनीतिक ते जथेबंदक कारणों की वजह करके सिख कौम प्रस्ती का यह जज्बा अपना कोई प्रभावशाली प्रगटावा ना कर सकिया। इस दे मुकाबले सिख पंथ के कुछ कु वर्गां अंदर अंग्रेज़ भगती का रुझान वध बजवें ते उगड़वें रूप विच प्रगट होया। हमेशा वांग फूलकियां ने अपनी स्वार्थ पूर्ति लई बगावत नूं कुचलण विच फरंगियां दी वध चढ़ के मदद की। दिल्ली ते मेरठ अंदर बगावत दे भड़क पैण दी खबर मिलदियां ही पटियाला नाभा ते जींद दे हुक्मरानां विचकार अंग्रेज़ हुकूमत प्रति एक दूजे नालों वध के वफादारी का प्रगटावा करन दी मुकाबला दौड़ शुरू हो गई सी। फूलकिया वालों मिली इस बामौका मदद के बगैर फरंगियां लई बगावत ते काबू पा सकना शायद संभव ना हुंदा। इस करके विद्रोह नूं सख्ती नाल कुचल देण तो बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हां तिन्नों हुक्मरानां नूं भारी इनामां ते सन्मानां नाल नवाजिया सी। पंजाब के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने महाराजा पटियाला नरिंदर सिंह की वफादारी का उचेचा जिक्र करदिआं इस गल का खुलेआम इकबाल किया सी कि जेकर महाराजा पटियाला ने अंग्रेज़ हुकूमत की मदद करन तो कन्नी कतरा लई हुंदी जां जेकर उसने थोड़ी जही भी ढिल वरत लई हुंदी तां अंग्रेज़ फौजां का दिल्ली नालों संपर्क टुट जाना सी अते भारत अंदर अंग्रेज़ शाही की होंद ही खतरे विच पै जानी सी। 1857 के गदर विच सिखां की भूमिका के बारे विच दो तत्थां नूं ध्यान विच रखना जरूरी है। एक तो यह कि इस गदर विच सिखां दे एक छोटे जिहे हिस्से ने मुख तौर पर फूलकियां ने ही अंग्रेज़ां की सरगर्म मदद की सी। माझा ते दुआबा खेतरां दे सिखां ने इस मामले प्रति ज़्यादा करके बेवास्तगी वाला रवैया अपनाई रखिया सी। पंजाब तो बाहर अंग्रेज़ आर्मी दीआं अलग-अलग टुकड़ियां विच नौकरी करदे सिख जवानां खास करके बंगाल आर्मी के सिख सिपाहियों ने चौखी गिनती विच विद्रोहियों का साथ दिता सी। दूजा अहम राजनीतिक तत्थ यह है कि भारत ने उदों अजे अज वांग इकहेरा राजसी स्वरूप अख्तियार नहीं सी कीता। उप महादीप के आकार वाले इस भूखंड के अलग-अलग खेतरां विच वसदे लोकां विचकार निशानियां ते मनोरथां की सांझ पैदा नहीं सी होई अते उन्हां नूं आपस विच भावनात्मक तौर पर जोड़न वाला देश भगती का जज्बा अजे निखरवें रूप विच प्रगट नहीं सी होया। विद्रोह विच हिस्सा लैण वाले व्यक्तियों ते वर्गां दे हित अते सरोकार बहुत ही वक्खो वखरे सन। हर एक दे विद्रोह विच शरीक होण दे कारण अलग-अलग सन। अंग्रेज़ां दे विरुद्ध अते पक्ष विच लड़न वाले वर्गां दी ठोस तफसील उत्ते मोटी जही नज़र मारिया ही उस वेले दे राजसी यथार्थ दा खाका साफ उगड़ आउंदा है।
1857 ਦੇ ਗਦਰ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਆਰਮੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਮਦਰਾਸ ਆਰਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਬੰਬੇ ਆਰਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਹੱਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਦਰਾਸ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਅਵਧ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਬੰਬੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ 26 ਤੇ 27 ਨੇ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਹੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 50 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।